सर, आज हमने आपसे सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस के मौजू पर गुफ्तगू करनी है, यानी कि खुदगर्जी और बेगर्जी, यानी कि बेनफसी। तो आज के दौर में तो इंडिविजुअलिज्म पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जाती है, यानी कि इंसान सेल्फ सेंटर्ड रहे। तो पहले सबसे हम इसी तरह गुफ्तगू हमेशा आगाज़ करते हैं कि उस टॉपिक की एक बुनियादी सी डेफिनेशन कर ली जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस दौर में सेल्फिशनेस, सेल्फलेसनेस, इन दोनों की क्या कोई डेफिनेशन बनेगी? क्या है ये दोनों टर्म्स? किन्हें कहते हैं सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस? देखें, ये जो है ना, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फलेसनेस, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सेल्फ सेंटर्डनेस जो है, ये बेसिकली एक नफसियाती इशू है। यानी इट्स नॉट अ मॉरल प्रॉब्लम कि जिसमें कि आदमी मुब्तला होता है, बल्कि ये एक नफसियाती डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है कि इंसान अपने ज़िंदगी के आगाज़ में असल में उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो अपनी नीड्स से वाबस्ता होती है। अपने अपने ही पर्सपेक्टिव से वो ज़िंदगी को देख रहा होता है। जब वो अपने ही पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है, सिर्फ अपनी ज़ाती पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है, तो असल में होता यूँ है कि वो ज़िंदगी को, यानी ये देखता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा, मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा। मुझे फ़ायदा देने वाले, मुझे इंस्ट्रूमेंटल कह लें आप, उसकी अप्रोच इंस्ट्रूमेंटल होती है कि लोग असल में उसके इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर काम करते हैं। ईदर दे विल डू गुड टू हिम और दे कैन हार्म हिम। तो वो अपने आप को हार्म से बचाना चाहता है। हर फैसले में उसके अंदर ये चीज़ होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम गुजरते हैं। यानी हम एक बचपन का ये प्रोसेस है। अगर ये इस डेवलपमेंटल स्टेज पे आदमी की स्टेग्नेशन हो जाए तो वो बड़ा हो के भी सेल्फ सेंटर्ड रहता है। सेल्फ सेंटर्डनेस की कुछ क्वालिटीज़ हैं। यानी सेल्फ सेंटर्डनेस में होगा ये कि आप ज़िंदगी को अपने ही पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग आपके लिए मुश्किल हो जाती है। यानी मैं अपने एक्शन को सिर्फ इस लिहाज से देखता हूँ कि उसका मेरी ज़ात पर क्या असर पड़ेगा, या मेरी नीड्स या मेरी प्लेजर्स कितने सेटिस्फाई होंगे। मैं ये नहीं देख रहा हूँ उसमें कि आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये है सेल्फ सेंटर्डनेस। सेल्फ सेल्फिशनेस असल में एक मॉरल इशू है। और इस मॉरल इशू को, यानी कोई नफसियाती मसला नहीं है ये इंसान के उस इख्तियार का मसला है कि जो अल्लाह ताला ने उसको दिया, और उसके नतीजे में वो अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से चाहे गुजार सकता है। अगर वो अपने पर्सपेक्टिव से गुजारना चाहता है तब भी ठीक है, और दूसरे के पर्सपेक्टिव से या दूसरे के फ़ायदे के लिए गुजारना चाहता है तब भी ठीक है। यानी ये उसको इजाज़त दे दी है। तो अब आई एम सॉरी, मैंने ये कहा कि अपने पर्सपेक्टिव से, पर्सपेक्टिव नहीं, अपने फ़ायदे के लिए, आपके फायदे को मैं, आई विल टोटली ओवरलुक दैट, बट आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरी डिसीजन। इन एवरी डिसीजन आई विल टेक केयर ऑफ माई एडवांटेज। ये है सेल्फिशनेस। सेल्फलेसनेस इज अ स्लाइटली मिसअंडरस्टूड टर्म। सेल्फलेसनेस का मतलब आमतौर पर लोग ये समझते हैं नफ़ी ज़ात। नफ़ी ज़ात नहीं होती सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस का मतलब ये होता है कि मैं अपनी अपनी ज़ात का भी ख्याल रखता हूँ, मुझे, यानी, लेकिन मेरी ज़ात मेरी ज़िंदगी में ओवरवेलमिंग हैसियत नहीं रखती है। मैं अपनी ज़िंदगी को प्रिंसिपल्स के तहत गुजारते हुए, मिसाल के तौर पे एक ऑल्ट्रुइस्टिक आदमी है। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब ये है कि वो दूसरों का फ़ायदा बग़ैर किसी रिटर्न की ख्वाहिश में या तवक्को में कर रहा है। तो ये सेल्फलेसनेस है। यानी सेल्फलेसनेस का मतलब असल में नफ़ी ज़ात नहीं है, बल्कि ये है कि मैं एक एक हस्ती हूँ, मैं एक हैसियत रखता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ इख्तियार की कि मैंने दूसरों का फ़ायदा देखना है। यानी अपने फ़ायदे के, मतलब ओवरली सेक्रीफिशियल होना नहीं इसका मतलब। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं सेल्फ ट्रांसेंडेंस में हूँ। यानी आई आई कैन लुक बियॉन्ड माई सेल्फ। मैं इज्तिमाइयत की ज़रूरत को, मैं दूसरों की ज़रूरत को, अपने नेबरहुड की ज़रूरत को, दूसरे के कंसर्न्स को, ये मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, ये है सेल्फलेसनेस। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं, दे कैन समटाइम्स बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग। सेल्फ सेंटर्डनेस इज बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेल्फिशनेस इज़ अ मॉरल प्रॉब्लम। और सेल्फलेसनेस जो है, वो असल में ये नहीं है कि मैं अपनी ज़ात की नफ़ी करता हूँ, बल्कि ये है कि मैं अपने से बुलंद होकर भी सोच सकता हूँ। बल्कि सोचता हूँ, सोच सकता नहीं हूँ, सोचता हूँ।
हमने चूंकि आज हमारा मौजूद सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस पे है, इस पर तो आगे चल के हमने डिटेल में बात करनी है। एक सवाल सेल्फ सेंटर्डनेस पर जो आपने की कि ये पैथोलॉजिकल इशू है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है, इसमें क्या वजह बनती है कि इंसान अपने जो इनहेरिटेड उसकी जो सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग जो उसने अपने सराउंडिंग से बचपन में ही गेन कर लिया है, उसको बिट्रे नहीं करना चाहता, उस पर ही रहना चाहता है। नहीं, ये असल में इट इज़ नॉट अबाउट हैविंग गेन फ्रॉम द सराउंडिंग। सेल्फ सेंटर्डनेस उसके नतीजे में नहीं होती। सेल्फ सेंटर्डनेस एक डेवलपमेंटल स्टेज है। यानी मिसाल के तौर पर जब सबसे पहली स्टेज है ना, इंसान जब दुनिया में आता है तो जो सबसे पहली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेज है, जिसमें कि इंसान अपनी एनवायरनमेंट ही का हिस्सा होता है। उसकी एनवायरनमेंट ही उसकी आइडेंटिटी होती है। यानी वो अपने आप को अपनी माँ से अलग कोई हस्ती नहीं, हैसियत नहीं समझता। यानी वो इसको ऐसी हैसियत नहीं देता। इसके बाद जो अगली स्टेज पैदा होती है वो इम्पल्सिव स्टेज है। ठीक है जी। वो उस पहली स्टेज को कहते हैं स्टेज ज़ीरो। स्टेज ज़ीरो इज़ एन अनडिफरेंशिएटेड सेल्फ, जिसमें कि मैं गायब हुआ तो मैं एग्जिस्ट नहीं करता। मेरी सेंसेस तक जो चीज़ पहुंच रही है वही असल में एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। दूसरी स्टेज वो होती है जिधर वो इससे डिफरेंशिएट कर रहा होता है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी, उसकी आइडेंटिटी, उसकी इम्पल्सेस होती हैं। ख्वाहिश पैदा हुई तो मुझे पूरा करना, उसको कंट्रोल करना मेरी आइडेंटिटी को कि मतलब एक तरह से मेरी साइकोलॉजिकल डेथ है। इसके बाद जो दूसरी स्टेज है जिसको स्टेज टू कहते हैं, उसको कहते हैं इम्पीरियल सेल्फ या इंस्ट्रूमेंटल सेल्फ। ये जो इंस्ट्रूमेंटल सेल्फ है इसमें असल में इंसान दूसरों को अपने लिए इंस्ट्रूमेंट समझता है। यानी मेरी नीड्स मेरी आइडेंटिटी होती है। व्हाट आई नीड, मुझे अच्छे नंबर चाहिए अगर, तो मैं अपनी टीचर की बड़ी खिदमत करने को तैयार हूँ। ठीक है। यानी मैं यहाँ पर असल में अपनी नीड्स की सेटिस्फेक्शन, इस यूँ समझ लें कि ये एक वो स्टेज है जिसमें नार्सिसिज्म या सेल्फिशनेस एक किस्म की चीज़ पैदा हो जाती है, लेकिन वो एक नेचुरल स्टेज है। एक बच्चा जो है जिसमें एक लेट्स से 6-8 साल का बच्चा, उसके अंदर जब ये होती है तो ये कोई इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन वही जब 60 साल के आदमी मेरी तरह के अगर हो तो फिर तो एक प्रॉब्लम है। फिर इसका मतलब ये कि वो स्टैग्नेट कर गई है स्टेज। स्टैग्नेट क्यों कर जाती है स्टेज? कि जिस वक्त एनवायरनमेंट उस शख्स को, उस सब्जेक्ट को ये मौका नहीं देती, चैलेंजेस नहीं देती, सपोर्ट नहीं देती कि वो इससे आउट ग्रो कर सके। यानी हमारी नीड्स से बढ़कर भी किसी की नीड्स हो सकती हैं, हमारे लिए कुछ हमारी वैल्यूज़ भी कोई हैसियत रखती है, ये स्टेज नहीं आती उसकी ज़िंदगी में। ठीक है। दिस इज़ हाउ इट गोज़। इट्स नॉट अबाउट इनहेरिटेड, या ऐसा नहीं कि मेरी एनवायरनमेंट से मुझे ये मिल गया। एनवायरनमेंट ने मुझे उसमें उससे आउट ग्रो करने की वो नहीं दी, चैलेंज नहीं किया। तो सेल्फ सेंटर्डनेस बेसिकली कैन बी ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और सेल्फिशनेस जो है मॉरल प्रॉब्लम है। अब हम सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस की तरफ अपना लेंस लेके चलते हैं। सेल्फिशनेस की मैंने जैसे बात की कि आजकल के दौर में इंडिविजुअलिज्म और सेल्फ सेंटर्डनेस को बहुत वैल्यू किया जाता है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं किसी हद तक मॉडर्न नैरेटिव्स भी इस तरफ पुश कर रहे हैं इंसान को कि वो सेल्फिश बने, और आज के दौर में सेल्फिश बनकर ही इंसान सक्सीड कर सकता है, और ये कह सकते हैं इंसान की ज़रूरत बन गया कि वो अब खुद गर्ज बने। ये जो आखिरी बात आपने फरमाई है, इसमें तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको सक्सेस कहते हैं। इंसान सेल्फिश बनकर ही सक्सीड कर सकता है, तो वो असल में किस चीज़ को सक्सेस कह रहे हैं। यानी अगर एक आदमी के अंदर आपने शुरू से, इसकी वजह क्या है, क्यों हमें इतना कॉमन नज़र आता है, आप कहीं पे भी एट रैंडम किसी गुफ्तगू में शामिल हो जाएं, वो असातिज़ा की हो सकती है, वो हुक्मा की हो सकती है, वो दायीन की हो सकती है, कोई भी गुफ्तगू में शामिल हो जाएं, उसमें जो चीज़ आपको दिखेगी वो ये है, एक कॉमन नैरेटिव जो है वो ये है कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। ठीक है। हम बचपन से जिसमें पलते बढ़ते हैं, जिस एनवायरनमेंट में, उसमें हम आसपास अपनी सारी गुफ्तगुओं में यही सुनते हुए बड़े होते हैं कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। तो जब ये सिचुएशन बन जाती है तो उसके बाद हमारी जो कॉन्वर्सेशंस हैं, मैं ये आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ शायद, हमारी कॉन्वर्सेशंस हमारी ज़ात को तख्लीक कर रही होती हैं। यानी वो आप आज जो कुछ भी हैं वो बेसिकली उन कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा हैं कि जो आपके माजी में आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही हैं। अगर आपकी सारी वो कॉन्वर्सेशंस जो कि जिसमें कि आप पार्टिसिपेंट रहे हैं, जिसने कि आपको इन्फ्लुएंस किया है, वो सारा कुछ यही था कि यार अपना फ़ायदा देखो,
ये देखो कि तुम्हारा करियर ठीक हो। हम बच्चों के अंदर जो चीज़ पैदा करते हैं वो ये कि उन्होंने ये करना है या ये करना है या ये करना है, हम ये नहीं करते कि उन्होंने देना क्या है। मेरी हमेशा से ये रिकमेंडेशन, हमेशा से तो खैर नहीं, जब से मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त से ये रिकमेंडेशन रहती है कि टेल योर चाइल्ड, ऐसे कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा ये लेकर आएँ बात कि हम दुनिया में क्या बेहतरी पैदा करना चाहते हैं, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, व्हाट इज़ द वर्ल्ड गोइंग टू मिस इफ़ आई एम नॉट देयर। ये वाली बात होनी चाहिए, ना कि ये बात हो कि बिकॉज देर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर। तो इसके नतीजे में अगर कोई मटेरियल गेन्स हो जाते हैं, जब आदमी का असल मसला ही अपना मटेरियल गेन्स हैं, मटेरियल गेन्स या सोशल गेन्स, तो या स्टेटस के गेन्स, तो फिर वो उसको मिल भी सकते हैं और उसको वो सक्सेस भी समझ सकता है। लेकिन एक चीज़ के बारे में जनरली एक बात समझ लीजिए कि इस दुनिया में जिस तरह से मैं देखता हूँ, जो पर्सपेक्टिव है जब मुझे मज़हब देता है, वो ये है कि इस दुनिया में सक्सेस और फेलियर्स नहीं है। क़यामत के दिनों, क़यामत के नामों में से एक नाम अल्लाह ताला ने जो दिया है वो है यौमुत तगाबुन। ठीक है, ये सूरह तगाबुन में उसको कहा कि वो यौम तगाबुन होगा, और तगाबुन का मतलब है द डे ऑफ ट्रायम्फ एंड फेलियर, द डे ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, हार जीत का दिन। तो असल में हार जीत उधर से शुरू पता चलेगी क्या हुई है। तो आपने अगर उसको डिफ़ाइन इस तरह से कर लिया है कि जो मेरा मकसद था वो मैंने हासिल कर लिया, तो अब असल में एक नया मैच शुरू हो गया है। यानी ऐसा नहीं, आप किसी भी जगह पे हो, ज़िंदगी में किसी भी लेवल पे हो, आपके लिए एक टारगेट होता है, वो आप अचीव कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि उस टारगेट के अचीव करने के बाद अब ज़िंदगी आप ये कहेंगे कि बस अब मैं चला जाता हूँ, यू नो, नाउ नाउ आई हैव अटेन्ड सक्सेस। नहीं, एक नया टारगेट वजूद में आ जाएगा और नाउ अब उसके पीछे हम पड़ जाएंगे। तो देर इज़ नो सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एज सच। ठीक है जी, यानी यूँ नहीं है कि आदमी के पास अगर दौलत का शौक़ था और वो इलॉन मस्क बन गया है तो अब वो घर बैठा है चुप करके कुछ नहीं कर रहा। नहीं, उसके नए टारगेट्स वजूद में आ गए। तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ फर्दर प्रोग्रेस एट ऑल टाइम्स। तो उसमें ये कहना कि वो सक्सेस हो गई है, ये मैं इसको समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। यानी आदमी को अगर अपने आप को इससे बचाना है तो ये समझ ले कि असल में सक्सेस और फेलियर इस दुनिया की चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ असल में कुछ चीज़ें मेरे हक में हो जाती हैं और कुछ चीज़ें यू नो सेटबैक्स हो जाते हैं। तो अगर मैंने इस पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी गुजारनी है तो बड़े सुकून में रहता हूँ। यानी यूँ समझ लें कि हम एक दिन मैच खेलते हैं और फिर जश्न मना रहे होते हैं, छुट्टियाँ दे देते हैं, वो मतलब पार्टियाँ हो रही होती हैं, और अगले दिन हार के तो हम अफसरदा बैठे होते हैं। तो ये तो दुनिया में हेर फेर होता रहना है। इसमें कोई सक्सेस, आखिरी सक्सेस नहीं है। देयर इज गोइंग टू बी समथिंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, समथिंग एल्स। सारा बयान किया, इसमें आपने तीन चार अहम पहलू थे जिनकी तरफ आपने इशारा किया। मैं चाहूँगा उसको हम मजीद डिस्कस करें तफसील के साथ। एक तो इसमें आपने ये बात की कि किस तरह हमारी कन्वर्सेशंस हम पर असरअंदाज होती हैं और ये मॉडर्न नैरेटिव्स हर तरफ से जो इन्फ्लक्स आ रहा होता है कहीं ना कहीं हमारी मेंटल जो साख्त है, पर्दाख्त है, उसको शेप कर रहे होते हैं। इसमें एक तो आपने इसको सक्सेस एंड फेलियर के पहलू से डिस्कस किया। एक और पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें बताया जा रहा होता है कि जो अगर हम सेल्फलेसनेस की तरफ जाएंगे तो ये एक्स्ट्रा, जिस तरह आपने कम्युनिटी सर्विस की बात की कि हम लोगों के काम आना शुरू कर दें और बिगर गोल रखें लाइफ का, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बैगेज कैरी करने वाली बात होगी। तो ज़रा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी, क्यों ना ज़रा सेल्फिशनेस अपनी ज़िंदगी में लाई जाए, एक टनल विजन रखा जाए, अपने गोल पर फोकस्ड रहा जाए और ये इर्द गिर्द के इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा थोड़ा सा केयर फ्री रहा जाए। देखिए, ये सेल्फिशनेस इसको नहीं कहते। मिसाल के तौर पर मैं डट के फोकस करके अपनी तैयारी कर रहा हूँ इम्तिहान की, ये सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फिशनेस बेसिकली ये है कि एट टाइम्स ऑफ डिसीजंस मैं उम्र का ख्याल नहीं रखूँगा, मैं तो अपना ख्याल रखूँगा। मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि उम्र का नुकसान होता है या नहीं होता। ठीक है, आई डोंट केयर। ठीक है, बल्कि अगर होता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। यानी दैट इज़ समथिंग विच विल हेल्प मी, बिकॉज मेरा फ़ायदा होना चाहिए। ये मसला नहीं है कि मैं मेहनती आदमी हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस। ये तो फोकस्ड हो सकता है आदमी। यानी अच्छा, वो ये भी हो सकता है कि वो ये सोचता हो कि मैं मेहनत करके तो लोगों के लिए कोई आसानियाँ पैदा करूँगा, मैं अपने घर की जिम्मेदारियाँ अदा करूँगा। ये सब चीज़ें ठीक हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फिशनेस तो उस जगह पे पैदा होती है कि जिस वक्त आपको ये पता चले कि मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ
और मेरी बात में, लेट्स से वी आर निगोशिएटिंग, किसी डील पे हम बात कर रहे हैं, और मेरा मसला सिर्फ अपना फ़ायदा है और आपका मसला सिर्फ अपना फ़ायदा है, तो ये अब दो पहाड़ हैं जो टकरा रहे हैं और इसके नतीजे में डिसएग्रीमेंट्स वजूद में आएंगे। नहीं, हम एक दूसरे को समझते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कंसर्न्स। मैं ना आपका नुकसान करना चाहता हूँ ना अपना नुकसान करना चाहता हूँ। ये है, दिस इज सेल्फ सेल्फ ट्रांसेंडेंस इवन समटाइम्स, कि ठीक है मैं इस जगह पे खड़ा हूँ कि मैं आपका भी फ़ायदा चाहता हूँ। सेल्फिशनेस का मतलब सिर्फ ये कि मुझे अपने फ़ायदे से गर्ज है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को नुकसान होता है नहीं होता, मुझे सिर्फ ये मसला है कि मेरा फ़ायदा होना चाहिए। यानी ये एक न्यूट्रल जगह पे नहीं खड़ा, मैं ये नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आगे बढ़ूँ, ये कि मैं अब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि जिसके नतीजे में मेरे सारे गटर का पानी मेरे हमसाये में चला जाए, मुझे अपनी जगह साफ चाहिए। ठीक है जी, आई डोंट केयर। यानी आप इस तरह से अंदाज़ा लगाइए कि ये बात, कि मैं अपने घर में, मैं लोगों को इसकी मिसाल देता हूँ कि क्या कभी आपने ये देखा कि हम जो हैं अपने टॉफ़ी के रैपर्स और इस तरह की चीज़ें जो है उठा के अपने ड्राइंग रूम में फेंकते जाएं, जिधर बैठे हैं उधर फेंकते जाएं और फिर उसको उधर छोड़ दें और फिर इंतज़ार करेंगे कि जब कोई आएगा तो देखी जाएगी। ठीक है जी, बट दिस इज़ नॉट द वे वी बिहेव। अगर हम अपने घरों में हैं तो हम इस तरह नहीं बिहेव करते, लेकिन अपने ही घर में, ये पाकिस्तान हमारा ही घर है ना, अपने ही घर में सड़क पे चलते हुए हम इस तरह बिहेव कर रहे होते हैं, बिकॉज वी डोंट केयर, वी डोंट ओन इट। हमारे अंदर वो एजेंसी ही नहीं है कि ये भी हमारी जगह है, दिस इज़ आवर प्लेस, ये हमारा मेरा मोहल्ला है, ये मेरी सड़क है, मुझे इसको गंदा नहीं करना है। ये जो एस्पेक्ट है ये बता रहा है कि मैं, मेरे अंदर सफाई का कॉन्सेप्ट तो है लेकिन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है। ठीक है, यानी मुझे वही कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए नज़र नहीं आता, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आपसे मेरी मुराद है अपने आसपास लोग ही बसते हैं, मेरी तरह के लोग हैं, उनके लिए दिखता नहीं है वो। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है ना। यानी इसका मतलब है कि मैं अपने वो उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, यानी मुझे सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए। अच्छा, ये सेल्फ सेंटर्डनेस भी हो सकती है। असल में इसको डायग्नोज करना एक थोड़ा सा, कहीं किसी किसी जगह पे ये कोइंसाइड कर जाएंगी। ठीक है, ये डायग्नोज करने का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे क्या उसको ये महसूस नहीं होता कि दूसरा भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। अगर वो महसूस नहीं होता तो फिर वो एक प्रॉब्लम है, वो फिर मॉरल इशू नहीं है, वो तो सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि इंसान असल में अपनी ही नज़र से दुनिया को देखता है और वो ये समझता है कि अगर मैं खुश हूं तो आप भी खुश हैं। ठीक है, इफ दिस इज समथिंग दैट विल मेक मी हैप्पी, देन इट शुड मेक यू हैप्पी एज वेल। ये खुद एक प्रॉब्लम, ये खुद एक डेवलपमेंटल इशू है। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि ये जो इंस्ट्रूमेंटल स्टेज होती है, इसमें असल में मसला ये होता है, यानी इससे पीछे की जो स्टेज है ना इम्पल्सिव, वो तो ये कि अगर मैं खुश हूं तो आप भी खुश हैं। यानी अगर मुझे नींद आ रही है तो आपको भी नींद आ रही है। तो आप ये देखेंगे कि आमतौर पर, मिसाल के तौर पर, मैंने खुद ये कहा है अपने बेटे से कई दफ़ा कि यार मूली खाया करो, मूली बड़ी मज़े की चीज़ होती है, मूली और ये मूंगरे और ये करेले, ये सारी सारी चीज़ें कड़वी कड़वी सी जो है, तो मुझे कहते हैं मुझे नहीं अच्छी लगती। ये मेरे लिए एक टाइम था जब मैं सोचता यार ये कैसे हो सकता है कि ना अच्छी लगे। ये देखिए वो चीज़, अपने पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देखना, मुझे अच्छी लगती है तो अच्छी होगी ना, फिर नहीं, एक आदमी को नहीं पसंद। तो वो जो है ना, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो जो हम, ये जो गोल्डन रूल है जिसे हम कहते हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल है ना मोरालिटी का, डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। जैसा कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें वैसा उनके साथ करें। तो इस पर किसी ने मिसाल दी है कि यही मिसाल मिसाल मैं चाहता हूँ करेले खाना तो दूसरों को भी करेले ठूंस दूँ। नहीं, ये मतलब नहीं है उसका। उसका मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो पसंद है मुझे मिले, मैं ये चाहूँगा कि आपको भी वो मिले जो आपको पसंद है, वो नहीं कि जो मुझे पसंद है। यानी ये उसको थोड़ा सा ब्रॉडन करना पड़ेगा। तो सेल्फ सेंटर्डनेस का क्या मतलब है? सेल्फ सेंटर्डनेस ये है कि मुझे जो पसंद है वही अच्छा है, ये है सेल्फ सेंटर्डनेस। दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझना, है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, इसमें उसको आहिस्ता आहिस्ता तरबियत करके बेहतर किया जा सकता है। जो मॉरल इश्यूज होते हैं वो हमारी चॉइस के इश्यूज होते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे इस करने से, ये जो मैं गटर का पानी अपने हमसाये की तरफ भेज रहा हूं, इससे उनके माहौल को मैं ख़राब करूंगा, उनको तकलीफ होगी, ये मैं जानता हूं। लेकिन मुझे अपनी तकलीफ से निजात है जो सबसे बड़ी है,
मेरे लिए सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि मुझे अपनी तकलीफ से निजात मिले। तो इसलिए मेहनत करना जो है ना, अपने लिए अपनी अपनी माश की बेहतरी के लिए, अपनी फैमिली के बेहतरी के लिए, ये मेहनत करना कोई सेल्फिशनेस नहीं होती। लेकिन मिसाल के तौर पर दूसरे की ज़रूरत सामने आई है, और मैं कहता हूँ आती रहे, होती रहे ज़रूरत, जो मर्जी हो, मैं की करा। वो जो जिस तरह से वो था ना कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनको खुद ही दे देता, मैंने क्यों करना है, वो वाला जो एलिमेंट है वो असल में प्रॉब्लमेटिक है। सर ये तो आपने हमें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, लेकिन इसमें ये जो एक आपने बात की थी कि इंसान अपने ही नफ़े के बारे में सोचता रहता है, आजकल की पूरे हमें इर्द गिर्द हमें यही सिखाया जा रहा है। तो ये कोई आसान काम तो नहीं होता कि इंसान नफ़े नुकसान से ज़रा ऊपर उठ के सोचे, ज़रा सेल्फिशनेस की इस बहस से ऊपर उठ जाए और ये उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाए कि बस नहीं, मैं अपने नफ़े को ना सोचूंगा। प्रायोरिटी तो उसकी पहली यही होगी इस ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए, सबसे पहले मैं अपना फ़ायदा ही सोचूं। एक कल्चरल रियलिटी है जी। हम इतनी इंडिविजुअलाइज्ड कल्चर्स हैं कि जिसमें कि मैं अगर अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता तो मैं सर्वाइव नहीं, सर्वाइवल का मतलब ये है कि मैं शायद वाकई सर्वाइव ना कर सकूं, फिजिकली ही फौत हो जाऊंगा, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू बॉदर। ये जो इंडिविजुअलाइज्ड कल्चर्स हैं इसके, वरना कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो बचपन से ही इनकलकेट होने लग पड़ती हैं। बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं वो असल में अपनी कलेक्टिविटी में एग्जिस्ट करना सीखती हैं ना, तो उसके बाद होता यूँ है कि हमने सिर्फ असल में अपना रोल प्ले करना है, उस कम्युनिटी के लिए अपने आप को हाजिर करना है ताकि वो कम्युनिटी बेहतर जगह पे खड़ी हो। तो जब आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी असल में इंडिविजुअलाइज्ड हो जाती है कि मैं एग्जिस्ट करूँगा और कोई मेरा देखने वाला नहीं होगा, यानी इनिशियली मे बी बिकॉज ऑफ दिस कल्चर ये चीज़ पैदा हो सकती है, बट इंसान अल्टीमेटली एक मॉरल वजूद है। वो जिस वक्त ये देखता है कि मेरे साथ दूसरे भी लोग हैं जिनकी मेरी ज़रूरत है, तो उसके दिल में ये ख्याल पैदा हो सकता है मैं किसी को तकलीफ़ पहुंचा के आगे नहीं बढ़ूंगा। मतलब आगे बढ़ना मेरा हक हो सकता है, मेरे अंदर खुदा ने सलाहियत दी हो, मैं एक बेहतर स्पोर्ट्समैन हो सकता हूँ, मैं एक बेहतर बॉडी बिल्डर हो सकता हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें खुदा की देन है ना, जो मेरे अंदर के पोटेंशियल्स हैं, मैं इनको निखारूँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसलिए ये क्यों ज़रूरी है कि आपका नुकसान करूँ, या ये क्यों ज़रूरी है कि मैं आपका फ़ायदा ना सोचूं, या ये क्यों ज़रूरी है कि मैं जब निगोशिएट करूं तो सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव से आपके सामने रखूं बात को और उसी पर इसरार करूं कि नहीं होना चाहिए। यानी दिस इज़ नॉट, ये मतलब को एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि मैं आपका भी सोचूं। जब मैं ये सोचना ही बंद कर दूं कि मैं हम दोनों ने मिलके एग्जिस्ट करना है, आपका भी फ़ायदा होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब मैं सोचूंगा तो असल में एक इंसानियत वजूद में आएगी ना। इंसान का वजूद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि मेरी ज़रूरत पूरी हो और बस बाकी आगे बात ख़त्म करें। इंसान एक मॉरल वजूद रखता है, उसके नतीजे में कम्युनिटीज़ खूबसूरत बनती हैं। ये जो एस्पेक्ट है इसको बस सामने रखना चाहिए। अपनी ज़रूरत का ख्याल रखना तो कोई, ये तो मैंने अभी आपसे गुजारिश की, सेल्फलेस आदमी भी अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। यानी अलबत्ता ये कि फैसले करते हुए अपने से, अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचने की एबिलिटी रखता है, या फैसला भी करता है तो ये कर देता है। ये है कि आजकल इंसान कुछ ज़्यादा ही नफ़े नुकसान के बारे में ये सोचते हैं, तो नफ़े की हर वक्त नफ़ा हासिल करने की ही उम्मीद में रहते हैं, यानी कि किसी को नुकसान हो जाए तो उसको एक किस्म का बेवकूफ़ इंसान समझा जाता है। आई डोंट नो, ये तो देखिए, ये तो स्टैंडर्ड्स हैं और इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर बहुत बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक्चुअली अगर आप, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक अ लॉस, यू प्रॉब्ली कैन नॉट टेक अ गुड प्रॉफिट ईदर। ये तो दुनिया का रूल है ना। यानी इंसान अगर अपनी कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार नहीं है तो वो इस एक हद से ज़्यादा डेवलप कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसके अंदर। मैं अपने अपने बच्चों को, अपने से मशवरा लेने वालों को, सबको यही बताता हूँ कि आप अपना काम करें। तो उसमें ये होता है कि अपने काम में ना ये इस लिहाज से रिस्क होता है। तो मैंने कहा ये स्टेज है रिस्क लेने की, ठीक है। इसके बाद जिम्मेदारियां जब बनती जाएंगी तो आदमी के अंदर एक ज़्यादा फियर डेवलप हो जाता है कि पता नहीं, हो सकता है ना चले। लेकिन आप ये रिस्क लेने को तैयार होंगे तो आगे चलेगी बात।
नौकरी में तो यूं समझ लें आप कि व्हेन यू आर वर्किंग फॉर समबडी, तो ये सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन आपसे अगर वो 2 लाख का काम ले रहा है तभी वो लाख रुपया देगा, वरना नहीं देगा। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं कहता मैं कि अपना काम करेंगे उसके नतीजे में फ्रीडम पैदा हो जाती है, नहीं, फ्रीडम तो शायद कम पैदा होती है उसमें, लेकिन ये कि अपना काम इंसान को अपने पोटेंशियल के मुताबिक उसको मिल जाएगा जो कुछ मिलना है। टेक अ चांस, इट डेवलप्स डिसिप्लिन इन लाइफ, रेगुलेशन। देखिए ये जो हम जॉब करते हैं ना, इससे डिसिप्लिन नहीं डेवलप होता। रोज 9 बजे पहुंच जाएंगे, रोज ये 5 बजे उठ जाएंगे, ये डिसिप्लिन नहीं है। दिस इज इन्फोर्स्ड डिसिप्लिन, एक्सटर्नल डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम जीते हैं। मैं लोगों से वो कहते हैं मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, मैं संडे को कितने बजे उठते हैं तो पता चलता है वो शाम से 8 बज जाती है। तो असल में डिसिप्लिन ये है कि आप संडे को क्या करते हैं। व्हेन यू आर, सेल्फ रेगुलेशन नहीं है तो फिर डिसिप्लिन नहीं है। सर अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस को डिस्कस किया। मैं चाहूँगा कुछ हम रिलेशनशिप्स की में भी इसकी बात कर लें कि जो आजकल खुदगर्जी और बेनफसी पैदा हुई है। इसमें खुदगर्जी इस लिहाज से पैदा हुई कि आप अक्सर आपने भी कई लोगों से इंटरेक्शन होता है तो ये सुना होगा कि पेरेंट्स भी बच्चों को कह रहे होते हैं कि मैंने तुम पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, स्पाउसेस एक दूसरे को कह रहे होते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप्स में तनाव आता जा रहा है और इसमें भी अनकंडीशनल लव नहीं रहा, अब कहीं ना कहीं उसको बहुत सी चीज़ों के साथ जोड़ दिया गया है और इन डिमांड मतलब बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि मेरी, यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा भी मेरी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अब उसकी ज़िंदगी में भी हम कहीं ना कहीं दखल दे रहे होते हैं। तो इसमें जो खुदगर्जी आई है इसकी क्या वजह है और इसको कैसे कम किया जा सकता ये जो एटीट्यूड्स होते हैं ना जी, मिसाल के तौर पर हम खुद गर्जी कहें या खुद परस्ती कहें इसको, ये जो एटीट्यूड्स होते हैं कि इंसान के अंदर उसके पर्सपेक्टिव से जनरली आते हैं। यानी एक्सेप्ट वेयर यू फील, अगेन अपने ही फ़ायदे के लिए मैं सोचूं कि नहीं मुझे बात इस तरह करनी है, तो फिर एक और चीज़ होती है। अदरवाइज अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हैं तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पे सेल्फ सेंटर्ड है और दूसरी जगह पे नहीं है, फिर तो आप सेल्फ सेंटर्ड ही रहेंगे। यानी हम असल में दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को देखने की एबिलिटी नहीं रखते इस सिचुएशन में, व्हेन वी आर सेल्फ सेंटर्ड। जब सेल्फिश होता है आदमी, तो असल में जब वो, वही बात है कि सेल्फिशनेस बिकॉज इट्स अ मॉरल इशू, तो मैं हर चीज़ में यही देख रहा हूँ कि मेरा फ़ायदा किस में है। दूसरे को तकलीफ पहुँचती तो पहुँच जाए, मतलब दूसरा मेरे से छोटा है तो, लेकिन बड़े को तकलीफ पहुँचाने में मेरा नुकसान है, इसलिए उधर भी मैं अगर कोई फ़ायदा करता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि उस फ़ायदा पहुँचाने में मेरा फ़ायदा है। यानी वो जो आपकी खिदमत भी होती है वो ऑल्ट्रुइस्टिक नहीं होती है। जो बज़ाहिर मैं खिदमत कर रहा होता हूँ, मैं किसी के साथ बड़ी तमीज़ से बात कर रहा होता हूँ, वो इसलिए होता है क्योंकि मेरा फ़ायदा उसमें। मैंने कई ऐसे लोगों को, मुझे एक्चुअली नाम भी नहीं लेना था लेकिन याद भी नहीं आ रहा एग्जैक्टली किधर ये बात हुई थी, लेकिन मुझे ये बड़ा क्लियरली एक वाक़या याद है कि एक साहब की जिस वक्त जॉब ख़त्म हो गई तो उनके जो सबॉर्डिनेट थे, जो बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करते थे, घर आना जाना था सब कुछ, तो उन्होंने पूरा प्लान किया कि हुन मैं वेखांगा, क्योंकि आज तक जो जो उनकी खिदमत, जो उनकी रिस्पेक्ट थी वो इसलिए थी क्योंकि उनसे मेरा फ़ायदा वाबस्ता है। तो ये सेल्फिशनेस है, दिस इज सेल्फिशनेस। ठीक है जी, मैंने अपने फ़ायदे को लेना है, वॉट इज़ इन इट फॉर मी। मैं जिस वक्त सोसाइटी की, मैं वही आप जो पहले मैंने अर्ज़ किया, सोसाइटी की जनरल कॉन्वर्सेशंस ये हैं कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, मेरा फ़ायदा क्या है, वो करना चाहिए इंसान को। और ये इसको बीइंग प्रैक्टिकल कहते हैं। ठीक है, व्हाट डज इट मीन बीइंग प्रैक्टिकल। आप असल में जो बात फरमाते हैं इस तरह करके बात, उसका मतलब ये होता है कि सच्चाई इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दयानत इज़ नॉट प्रैक्टिकल, कंपैशन इज़ नॉट प्रैक्टिकल। लोगों ने करके दिखाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि किया नहीं है। वो लोग जो हैं वो ज़्यादा मारूफ भी हैं। यानी मुझे ये बताइए कि वो डॉक्टर जो कि अरबों रुपए कमा रहा है, आई एम सॉरी मेरा मतलब आपसे नहीं है, यानी वो जो कमा रहा है वो ज़्यादा लोग जानते हैं उसको, पता नहीं कितने ही होंगे, बहुत होंगे नंबर्स में, या मदर टेरेसा को ज़्यादा जानते हैं। यानी आप दुनिया में देख लेना, दुनिया याद किसको ज़्यादा रखती है, वो लोग जो कि सेल्फलेस होते हैं, वो सेल्फ ट्रांसेंड करते हैं, वो इंसान जो कि इंसानी, और वही इंसानियत का सरमाया है, उसी की बेसिस पर हम फ़ख्र करते हैं। शायद उसी की बेसिस पर अभी तक बात चल भी रही हो।
कि जिसमें कि इंसान जो है वो अपने से बुलंद होकर सोचे, दूसरे का फ़ायदा करे, और उन्हीं को दुनिया याद भी रखेगी। यानी मैंने अगर सारी ज़िंदगी इस तरह गुजार दी तो ज़िंदगी तो बहरहाल एक लिमिटेड ही लाइफ है ना, उसमें कुछ अप्स हैं कुछ डाउन्स हैं। और सेल्फिश होके कि ऐसा नहीं होगा कि वो जो सेल्फिश आदमी है सारे सेल्फिश आदमियों को जमा कर लें आप तो आप ये देखेंगे सारे सक्सेसफुल हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सारी सारी ज़िंदगी सेल्फिश होने के बावजूद रोते पीटते ही गुजार देते हैं। ये जो बांट है, पहले तो इसको समझना है कि ये बांट तो अल्लाह ताला की है। मेहनत सब ने एक तरह से की है, सारे ही सेल्फिश हैं, लेकिन कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला। हमें हमारे नोटिस में वो आ जाते हैं कि जिनको मिला है। या हम उनको नोटिस करना तो चाहते हैं। राइट, और उनकी एस्पिरेशन होती है हमारी, हम भी ऐसे हो जाएं। और क्वालिटीज भी वो दिखती हैं उनकी। हालांकि अगर आप उसमें भी देखेंगे तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिशनेस दैट दे, वो जो जिस चीज़ को हम सक्सेस समझ रहे हैं, वो अचीवमेंट उनकी उस वजह से नहीं हुई, उसके फैक्टर्स कुछ और हैं। ये उनकी एक क्वालिटी भी हो सकती है कि वो बड़े अच्छे, मिसाल के तौर पर हमेशा अपने फ़ायदे की निगोशिएशंस करते थे, दूसरे का नहीं सोचते थे। लेकिन वो हो सकता है कि वो 15-15 20-20 घंटे काम करने वाले लोग भी हों, वो इग्नोर हो जाती है बात। यानी वो जब कहते हैं ना कि ये ट्रेडिंग जो है, मैं ट्रेडिंग में क्योंकि रहा हूँ एक अरसा, ये जो स्टॉक ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग में, तो ये जो होता है सबसे बड़ा ल्योर ये होता है कि ट्रेडिंग में लोग बिलियनियर्स बन जाते हैं, नहीं, और फुकरे भी हो जाती है, वो मिस कर जाते हैं हम। यानी टोटल लॉसेस भी हो जाते हैं, 90% ड्रॉ डाउन हो जाते हैं। तो उसके लिए भी तैयार हो जाएं। हमें सिर्फ वो जो अपनी पसंद की कहानी है वो याद रह जाती है। लेकिन आपको लगता है कि हम बड़ी खतरनाक जगह पे जा रहे हैं इंसान के, जो उसाफ उसको इंसान बनाते थे, जो बेलौसियत होती थी रिश्तों में, वो खत्म होती जा रही है। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। मटेरियल्स, और फिर ये कि रिश्तों के अंदर जो एक कनेक्शन होता था, उसके लिए हमने अपनी डिवाइसेस क्रिएट कर ली हैं, जिस जो हमें एक साथ बैठे हुए भी एक साथ नहीं बैठने देती। यानी वो और किसी हमारी ने एक कहा ना दूसरे के कि ऊपर जो डिपेंडेंस थी वो खत्म होती जा रही है। डिपेंडेंसी, एक गुफ्तगू होती थी, बातचीत हुआ करती थी, एक कनेक्शन होता था। वो उसने जॉनथन हारी की किताब है, शायद जॉनथन हारी नाम है शायद, आई एम नॉट श्योर। उसकी किताब है लॉस्ट कनेक्शन। आई थिंक इट्स अ गुड बुक, इट्स अ वेरी गुड बुक। डिप्रेशन के ऊपर है, बेसिकली खुद डिप्रेशन का शिकार रहा है, और उसने बताया कि डिप्रेशन की जो असल वजह है वो इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल, इट इज़ नॉट पैथोलॉजिकल, इट हैज़ टू डू विद कनेक्शंस। और हमने कनेक्शंस तोड़ लिए हुए हैं, ख़त्म कर लिए हुए हैं। आपको जो मीनिंग मिलता है, आपने बात शुरू में जो फरमाई थी ना कि हम जब अगर सेल्फिशली आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कामयाबी की। एक तो हमने ये बात की कि वो सेल्फिशनेस की वजह से नहीं होते, हम कई दफ़ा कॉज एंड इफेक्ट डिटर्मिन इस तरह से कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि सेल्फिश आदमी कामयाब होता है। नहीं, बड़े सेल्फलेस लोग भी बड़े कामयाब होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ कॉमन होती हैं। मेहनती लोग होते हैं, वो हार मानने वाले रेजिलियंट लोग होते हैं, ये वाली क्वालिटीज़ हैं जो ज़्यादा उनमें कॉमन है। लेकिन साथ ही साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इस वक्त कनेक्शंस ख़त्म कर देते हैं। तो असल में वो जो बेसिक इंसानी, जब हम कनेक्ट करते हैं तो असल में गिव एंड टेक हो रहा होता है हर वक्त। हम दूसरे की बात को समझ रहे होते हैं, अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये खुद एक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं चीज़ें। जब हम उसको छोड़ देते हैं, वो कनेक्शंस ख़त्म हो गए, नाउ वी कैन, देखिए अब क्या हो रहा है, हम एक दूर की जगह बैठे हुए एक आदमी को एक बात कर रहे हैं, मैं बड़े आसानी से ये बता सकता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दे सकता हूँ दूर बैठे हुए आदमी को। लेकिन मैं अपने बेटे को जब मशवरे दूंगा तो उसके सामने मेरी ज़िंदगी भी है, मैं खुद वो हूँ नहीं और मशवरे वही दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं उसको देना अवॉइड कर जाता हूँ कि चल तू जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी है तुम गुजार लो, मैं दूसरों को मशवरे दे के पैसे कमाता हूँ। ये जो एस्पेक्ट है ये असल में मेरे अंदर जो एक वैक्यूम क्रिएट करता है, एक मॉरल वैक्यूम, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम क्रिएट करता है। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, सेल्फ ट्रांसेंडेंस वो चीज़ है जो ज़िंदगी को, सेल्फ ट्रांसेंडेंस का क्या मतलब है, मैं कोई ऐसा काम करूं जो दूसरों के काम भी आए। मिसाल के तौर पर मैं अपने किसी रिलेशनशिप के अंदर कोई हेल्प कर सकता हूं तो वो करूं, मैं ज़िंदगी के अंदर मीनिंग तलाश करूं, ये सेल्फ ट्रांसेंडेंस से होता है। Self transcendence is something which can secure you, actually secure you from depression, anxiety। मुझे काम करने हैं, बेहतर काम करने हैं, हर हाल में करने हैं।
जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मुझे अपने काम को ठीक रखना है। ये जो वैल्यूज हैं, ये मुझे एक स्टेबिलिटी देती है, इनर स्टेबिलिटी। वो इनर स्टेबिलिटी से हम महरूम हो गए हैं। पर ये बहुत खूबी के साथ आपने हमें ये सारा समझाया है। मुझे लगता है एक और फैक्टर भी है जो आजकल हमें सेल्फिश बनाता जा रहा है, वो ये है कि हमने खुश रहने को गोल बना लिया अपना। तो अब वो कुछ भी करके हमें खुश रहना ही रहना है, और अपनी जात के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचना। तो आपको लगता है किसी ना किसी हद तक अपनी खुशी और अपनी जात के बारे में सोचते ही रहना कि इसको किस तरह हासिल किया जाए, ये हमारी हमें हम सबको किसी ना किसी दर्जे में खुदगर्ज बनाता जा रहा है। ये जी बीमारी बन गई है जी। यानी एक तो ये कि ये खुशी जो है ना, ये वैसी चीज़ है जैसे मिसाल के तौर पे ह्यूमिलिटी है। आप जितना खुशी के पीछे भागेंगे, जितना हम्बल होने की एक्टिंग करेंगे, उतने कम हम्बल हो जाएंगे। ठीक है जी। जितना आप खुश होने की कोशिश करेंगे, उतना खुशी आगे भागेगी। ये खुशी डायरेक्टली हासिल कर नहीं होती है जी। ठीक है, वो प्लेजर है जो डायरेक्टली हासिल होता है। यू यू फील, यू, वो मिसाल के तौर पर अ, आपने कुछ कुछ ऐसा काम किया है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसको इसको अगर आप मिसाल से देखना चाहें, तो आप इस तरह से देखिए कि अपनी ज़िंदगी पे पीछे नज़र डाल के देखिए। व्हाट आर द मोमेंट्स दैट यू रिकॉल फ्रॉम योर लाइफ कि यार ये मैंने कोई ऐसा काम किया था जिसमें आज ही अच्छा लगता है मुझे। थिंक अबाउट इट। और आपको लगेगा इट वॉज नॉट द मोमेंट्स जिस वक्त मैंने दूसरे को थोड़ा सा इधर उधर करके तो उससे पैसे निकलवा लिए थे। ये वो टाइम था कि जिस वक्त मैंने अपनी ज़रूरत को कुर्बान करके दूसरे की ज़रूरत पूरी कर दी थी। ठीक है। यानी ये वो खुशियाँ हैं जो कि आप व्हेन यू लुक बैक ऑन योर लाइफ तो आपको याद रहेंगी हमेशा। ये खुशी है। ठीक है जी। खुशी उससे नहीं पैदा हुई, यानी आपने जब ये किया था, जो कुछ भी किया था, किसी की मदद कर दी थी, किसी आदमी को। मुझे याद है मैं छठी सातवीं में था शायद, बारिश हो रही थी, और मैं एक उस पे से गुजरा जिस वक्त, जैसे मेन मार्केट की, ये जिधर वो नहीं है समोसा मेन मार्केट में मिलते हैं, उधर की उस जगह से मैं गुजरा, तो उधर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ था। तो पता नहीं क्या चीज़ गालिब थी, मैं कोई इतना इतना कॉन्शियस आदमी नहीं था छठी सातवीं में, लेकिन वो उधर गुजरा तो एक साहब थे, बुजुर्ग आदमी थे, तो मुझे ख्याल नहीं रहा वो पानी उनके ऊपर भी शायद छींटे पड़ गई। तो मैं आई स्टॉप्ड एंड आई केम बैक एंड आई सेड सर आई एम वेरी सॉरी। एंड उन्होंने मुझे, अब ये वाकया मुझे याद है ऑनेस्टली, आई डिड समथिंग गुड, आई डिड समथिंग राइट एंड माई एंड वो मुझे उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है, पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है वो कि क्या था, आ रहा है मुझे याद, लेकिन मैं आई वुड रादर नॉट टेक इट, कि ये मेरा नाम है। और अब तुम जाके अपने अपने वालिद साहब से कहना कि आई रियली लव्ड योर जेस्चर और आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो मैं थैंक यू वेरी मच सर, ये कह के मैं चला गया। तो व्हेन आई लुक बैक, तो इस तरह के वाकयात ज़िंदगी में याद रहते हैं, वे यू डिड समथिंग विद केयर, विद विद योर कॉन्शियंस अलाइव। ठीक है। ये वो ज़िंदगी के वाकयात हैं कि जो मुझे, हालांकि ज़िंदगी में धोखे भी दिए हैं, लेकिन दिल करता है कि मैं भूल जाऊं। हालांकि उस वक्त बड़ी एक जॉय की फीलिंग थी कि यार ये देखो कितना कमाल ही है। आई रिमेंबर पीआईए से मैंने ट्रेवल किया, कराची, लाहौर टू कराची, और कराची से वापस आ रहा था मैं, तो उस वक्त ईद ईद का दिन था, मुझे इस्लामाबाद जाना था, माय फैमिली वाज इन मरी। वहाँ पे मैं गया हुआ था अपने उसके लिए, एयरफोर्स के टेस्ट के लिए, सीएमबी का उधर होता था मसरूर में। तो जब मैं उधर से वापस आ रहा था, ईद के दिन थे, तो मैं पहुंचा एयरपोर्ट पे, तो फ्लाइट बंद हो चुकी हुई थी। उन उन दिनों में जब आप एयरपोर्ट पहुंचते थे ना, तो एयरपोर्ट के ऊपर टाइम स्टैंप लगाया करते थे, जब एंटर होते थे टिकट को टाइम स्टैंप करते थे, तो उससे पता चल गया कि मैं टाइम पे तो आया था, लेकिन फ्लाइट बंद हो चुकी हुई थी बिकॉज ऑफ ईद रश। तो उधर से हम डायरेक्टली चले गए पीआईए हेडक्वार्टर्स कराची, और उधर उन्होंने अ, यानी रिफंड के लिए अप्लाई किया, उन्होंने फ़ौरन ही रिफंड कर दिया, बिकॉज गलती उधर थी। पीआईए उस ज़माने में अच्छी होती थी, और फ़ौरन रिफंड कर दिया। मज़े की बात यह कि उस वक्त कराची टू लाहौर एंड रिटर्न, ये जो टिकट था ये 555 रुपये का था। ये मुझे डायरेक्ट क्लियरली याद है, 555 रुपीज़। ये 1978 की बात है, तकरीबन 79 की होगी। तो अब मैं कराची में हूँ। ठीक है। आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम लाहौर टू कराची एंड आई एम कमिंग बैक। इसमें उन्होंने मुझे टोटल टिकट रिफंड कर दिया। टोटल टिकट जो मैं यूज कर चुका था वो भी रिफंड हो गया। ठीक है। तो पूरे 555 रुपये, 555 रुपये उस वक्त ऐसे लगता था अमीर हो गए हैं आप।
फौरन ही, यानी चेक मिला है और ओ माय गॉड दिस इज सो मच मनी। मतलब आप सोचे ना कि आजकल के जो टिकट है कराची लाहौर का रिटर्न, उसकी अमाउंट, तो और वो चुप करके मैंने बैंक में डाल दिया। ठीक है? ये गलती है। आज जब मैं उस वाक़े को सोचता हूँ तो उस वक़्त तो पता नहीं क्या सोच रहा, क्या एक्साइटमेंट थी, क्या एडवेंचर था। आज शर्मिंदा होता हूँ मैं उस पे, ये क्या किया मैंने यार, व्हाट डिड आई डू, व्हाई डिड आई डू दिस। ठीक है। और देयर वाज कज़न ऑफ माइन जिसने मुझे कहा बस ठीक है ठीक है, और मैंने कहा अच्छा बस ठीक है। यानी ये गलतियाँ हुई हुई हैं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कि वो की नहीं है, लेकिन what makes me feel proud today is जिधर मैं आई कुड थिंक बियॉन्ड माई सेल्फ, जिधर मुझे दूसरों के साथ कंपैशन, दूसरों के साथ उनके ऊपर एक दूसरों की ज़रूरत, ये सब कुछ मेरे जहन में थी। ये मेरे लिए वो मोमेंट्स हैं जिनको मैं अल्लाह के हुजूर में प्रेजेंट करना चाहूँगा कि परवरदिगार यहाँ पे कोई और मकसद नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू डू द राइट थिंग। ये गलतियाँ जो थी, ये 555 रुपये माफ़ कर देना। हमें ये समझाया कि किस तरह हमें हैप्पीनेस की जगह कंटेंटमेंट को अपना गोल बनाना चाहिए ताकि इत्मीनान हमें नसीब हो। इसमें मजीद बात तो आगे। फुलफिलमेंट, जी। फुलफिलमेंट, पीस, पीस ऑफ माइंड। ठीक है। राइट। दिस इज व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज, इसके बारे में बड़ी इसी तरह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ठीक है। हैप्पीनेस है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ह्यूमिलिटी है, ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि आप इनको डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। वो जितना आप टारगेट करेंगे आगे होगी, और जिधर आप जब भी पहुंचेंगे आपको लगेगा यार ये तो नहीं था वो, यानी दिस वाज नॉट व्हाट आई थॉट, फॉलो इतनी खुशी तो फीलिंग। नहीं हुई। हाँ, हॉलो फीलिंग होगी उसमें। ठीक है ना। वो जो वो जो पहले भी बात हो थी ना, यानी ख्याल ये होता है कि यार ये मिल गया ना तो दुनिया मिल गई। ठीक है ना। तू 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 जो क्या है वो उसकी वो जो है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। ठीक है। यूं ना था, मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। ठीक है? ऐसा है नहीं। तो देर आर ओनली टू ट्रेजेडीज इन लाइफ, वन इज दैट यू डोंट गेट व्हाट यू लव, द अदर इज दैट यू गेट व्हाट यू लव। तो उधर पहुंच के पता चलता है कि नहीं ये तो वो नहीं है, ये तो उस इतना तो खूबसूरत नहीं है। तो ये जो एस्पेक्ट है इसको इस इसको मैंने बारहा एक्सपीरियंस किया है, मैंने, आपने, हम सब ने जो इस एज में पहुंचे हैं ना, उन्होंने बारहा एक्सपीरियंस की, लेकिन हम इस खब्त से निकलते नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं, आज भी यही लगता है कि यार ये अगर हो गया ना तो ज़बरदस्त हो जाएगा, नहीं वहां पहुंच के पता चलता है कुछ नहीं। मैंने आपने बचपन से जो चीज़ एक एक्सपीरियंस की है वो ये कि हम ऑब्सेस करते थे किसी टॉय के पीछे, और फिर वो मिल जाता था, और फिर एक नया ऑब्सेशन पैदा हो जाता था। दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। इधर तो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, इसमें तो ज़िंदगी जो है वो एक रूटीन में आ जाती है, एंड देन यू फॉरगेट, वो उसके अंदर की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। गेट व्हाट यू, इस वक्त जो मौका मिला हुआ है उसमें वो कमा लें, कि मैंने जो कहा कि यौम तगाबन में सक्सेस और फेलियर जो है वो क्लियर रहे। तो मैं चाहूंगा कि आपने दो तीन चीजों की तरफ तो हमें हाईलाइट करके बताया था कि किस तरह कम्युनिटी वर्क एक हेल्प करता है कि हमें एक सेल्फिश इंसान से सेल्फलेस इंसान बनने में, कि हम दूसरों की हेल्प करें। और एक आपने इस तरफ इशारा किया था कि कोई लार्जर देन लाइफ बिगर गोल रखा जाए ताकि उसकी तरफ स्ट्राइव करे इंसान। इसके अलावा आप हमें दो तीन कुछ चीजें ऐसे बता सकते हैं कि किस तरह हम इंसान अपनी सेल्फिशनेस को खत्म कर सकता है और किस तरह इंसान सेल्फलेस बन सकता है। और इसमें काइंडली आप ये भी हमें बता दें कि कितना अहम हो जाता है कि इंसान एक कॉन्शियसली इसकी तरफ एक एफर्ट पुट करे कि इस बैलेंस को शिफ्ट किया जाए। अगर वरना हम अगर सेल्फलेस इंसान नहीं बनने की एफर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर ऑटो पायलट पे लाइफ चले जाएगी और हम ऑटोमेटिकली जिस तरह के आजकल एक वेव है और दुनिया जिस तरह चल रही है तो सेल्फिश इंसान ही बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें समझता हूँ वो ये कि बिकॉज आई हैव जस्ट आपके साथ ये शेयर किया मैंने कि ये सेल्फ सेंटर्डनेस जो है ये ज़िंदगी की एक नेचुरल स्टेज होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें इसको समझना है कि वो जो लिमिट सेटिंग है ना, पेरेंट्स को जब लिमिट सेट करते हैं और हम ये बताते हैं कि किस तरह से बच्चों को चैलेंजेस और सपोर्ट मिले, यानी इसको बुरा नहीं समझना चाहिए।
वही वही क्वालिटी जो कि मैंने जिस तरह अर्ज किया कि वो जो 6 साल के बच्चे में है, वो जब मेरे अंदर होती है 60 साल के आदमी में, तो वो एक बुरी चीज़ है, लेकिन उसके लिए वो नेचुरल चीज़ है। उस स्टेज पर हमें समझना है कि हम किस तरह से इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। और उस ग्रोथ की सपोर्ट में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो जिस वक्त वो स्टेज में है तो उसकी नीड्स की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। नीड्स कोई ऐसा नहीं कि वो जहाज मांग लेगा आपसे, कोई एयरपोर्ट बना दो मुझे, ये नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ चाइल्ड, उसकी नीड्स अपने लिहाज से ही होनी है। वो जो जो नीड्स हैं उनकी हम कोशिश करें कि उसकी सेटिस्फेक्शन हो, और उसको रिस्पेक्टफुली करें। यानी वही जो है ना, जो आपने अभी बात फरमाई थी कि हम ये बाद में ये ताने देते रहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर क्या इन्वेस्ट किया है। बच्चा है मेरा, मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं, वो मेरी कोई बैंक नहीं है मेरा कि जिसमें आज इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी इंश्योरेंस वजूद में आ जाएगी। नो नो, ही हैज़ अ डिफरेंट, ही इज़ अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, ही हैज़ अ लाइफ, और उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक है। मैंने तो, मेरी जिम्मेदारी है वो, मैंने उसको सपोर्ट करना है। इस जगह पे खड़े होकर जब मैं करता हूं तो इसके नतीजे में वो, एक तो ये कि वो ग्रो कर सकता है। जब एक आदमी बड़ा हो जाता है और उसके अंदर ये चीज पैदा होती है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये बात समझ लें। यानी कोई अखलाकी प्रॉब्लम जो है ना, उसके बारे में कोई दूसरा आदमी कुछ नहीं कर सकता टिल द टाइम कि आप ये डिसाइड करें। यानी वो शख्स ये डिसाइड करे, आप तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन इंसान बनाए, वो शख्स ये डिसाइड करे कि मेरे अंदर झूठ बोलने की प्रॉब्लम है, मैं धोखेबाजी कर जाता हूं, मैं लोगों के ऊपर, मेरे अंदर लेट्स से इम्पोस्टरशिप सिंड्रोम है, मैं दूसरों की इंप्रेशन देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी बिगर देन वॉट आई रियली एम। ये जो बात है, ये जिस दिन मैं समझूंगा ना, उस दिन मैं इसको ठीक करने की पोजीशन में हूं। जिस दिन मैं समझूंगा नहीं, जब तक, उस वक्त तक दूसरा कोई जो मर्जी कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ इख्तियार है। आपने उसको गलत इस्तेमाल करने पर आप तुल गए हैं, तो अल्लाह ताला आपको फिर मोहलत दे देता है। इसलिए मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल भी, वंस यू हैव ग्रोन अप एंड यू हैव रिकग्नाइज दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो मैटर व्हाट द रीजंस, क्या वजूहात थी पीछे, क्या क्या नहीं थी। बेसिकली क्या हो रहा है इस वक्त, मुझे ये लगता है कि मैंने अगर अपने इंटरेस्ट को वॉच नहीं किया, तो असल में फिर मेरे इंटरेस्ट वॉच नहीं होंगे। ये बात एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। यानी मैं ये समझता हूँ कि रिजल्ट्स मेरे निकालने से निकलते हैं। ठीक है, आई हैव टू डू द राइट थिंग्स टू गेट दोज रिजल्ट्स। मैं अगर ये समझता हूँ, तो फिर असल में मैं खुदा को बिल्कुल एब्सेंट मानता हूँ अपनी ज़िंदगी से। रिजल्ट सिर्फ खुदा निकालता है, इसको मानना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो मर्जी कर लूँ, मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो उतने ही निकलने हैं जितने अल्लाह ताला ने निकालने हैं। इसलिए मैं क्यों ना कोई ठीक काम ही करूँ, मैं क्यों ना अपने से बुलंद होकर सोचने की तरफ आऊं। बिकॉज अगेन दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मैंने वो काम करना है, मैंने ये नहीं, इसको इग्नोर नहीं करना कि अपनी डेवलपमेंट का काम करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपने ऊपर मेहनत करनी है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन दूसरों का भी सोचना है। मैं दूसरों का नुकसान करके आगे बढ़ने को ठीक नहीं समझता। इसलिए कि आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, ये भी खुदा के हाथ में है। कल सांस भी ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, ये भी खुदा के हाथ में है। तो नतज को खुदा पर छोड़ दें, अपनी एफर्ट्स को इस तक महदूद रखें कि मैंने क्या करना है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, दैट इज एन अनसर्टेन वर्ल्ड। उसके बारे में मुतमईन हो जाएं। आई थिंक वंस वी गेट डेवलप दिस पैराडाइम ऑफ लाइफ, कि मैंने इस दुनिया में जिस मकसद को अचीव करना है, वो ये कि मेरी एफर्ट्स ठीक हों। काम कितना आएंगी, कितना रिजल्ट निकाल देंगी, मेरी कितनी सक्सेस और कितना फेलियर होगा, जिंदगी में अप्स डाउन आएंगे, इनको मुझे फेस करना है, और ये मेरे लिए आएंगे। दैट विल हेल्प मी इम्प्रूव। जब मैं इस पैराडाइम से अप्रोच करूंगा ना जिंदगी को, क्योंकि मैं तो एक टोटली एक, यूं समझने की रिलीजियस बेंट है मेरा इस मामले में। रिलीजियस बेंट है या नहीं है मेरा, कम से कम फेथ बेस्ड बेंट है। यानी मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात सिफात के साथ उसको अगर नहीं मानेंगे आप, तो फिर असल में नहीं माना है। और उसकी सिफात में से ये एक सिफत है उसकी कि रिजल्ट्स उसने अपने हाथ में रखे हैं, नफ़ा और ज़रर उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, वो किसी और के हाथ में नहीं दिया हुआ। बचा लूँ जितना बचाना चाहता हूँ मैं अपने आप को, इससे कुछ नहीं होगा। जो नुकसान मुझे पहुंचना है वो पहुंच के ही रहना है। मेरी जिम्मेदारी है बचाने की, ये बात अपनी जगह पे मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वो जिम्मेदारी कितनी इफेक्टिव होगी और कितनी नहीं होगी, जब तक खुदा की इजाज़त है तब तक ही होगी। इस जगह से उठ जाना है। मेरे बहुत खूबी के साथ आपने सारा पैराडाइम क्लियर किया है। लास्टली इस पे मैं ये पूछना चाहूंगा जिमरन, छोटी सी बात कि
यूजली ये देखा जाता है जो लोग इसमें कॉन्शियसली एक एफर्ट करते हैं सेल्फलेस बनने की और इस जर्नी की तरफ गामजन होते हैं, तो उनका टिल्ट पेंडुलम का बहुत फिर इस साइड पर आ जाता है, बहुत सेल्फलेस बन जाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हैं, पीपल प्लीजर बन जाते हैं। तो कहाँ पर इस लाइन को कैसे मेंटेन किया जाए कि ज्यादा ही टिल्ट उधर ना हो जाए? नहीं, पीपल प्लीजर तो बिल्कुल एक और चीज हो जाएगी जी। यानी पीपल प्लीजर का मतलब ये है कि आई विल डू थिंग्स, मैं झूठ भी बोल दूंगा लोगों को प्लीज करने के लिए। ठीक है, ये तो फिर असल में उसूल खत्म हो गए ना जिंदगी में, फिर लोग बन गए, फिर यू आर अ पीपल सेंटर्ड पर्सन फॉर इंस्टेंस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बेसिकली सेल्फलेसनेस का मतलब ये है कि मैं एक प्रिंसिपल सेंटर्ड आदमी हूं, जिधर वो प्रिंसिपल्स मुझे नुकसान पहुंचाते हैं तब भी उन्हीं पे खड़ा होता हूँ, जिधर फायदा देंगे तब भी उन्हीं पे खड़ा होऊंगा। यानी आई एम नॉट डूइंग समथिंग, मेरा मकसद अपना फायदा नहीं है, मेरा मकसद अपनी जिंदगी को ठीक रास्ते पर लगाना है, एक स्टेबल जिंदगी के लिए। यानी आज मुझे झूठ फायदा पहुंचाएगा तो बोल दूंगा, कल सच फायदा पहुंचाएगा तो बोल, ये नहीं है। ठीक है, मैंने सच बोलना है चाहे उसका फायदा हो या नुकसान हो। मैंने मैंने दयानतदारी से मामला करना है चाहे उस, ये है सेल्फलेसनेस आगे की। यानी मैंने प्रिंसिपल सेंटर्ड होना है, मैंने अपने से बाहर किसी, अपने से बड़ी किसी कॉज के लिए जिंदगी को डायरेक्ट करना है उसकी तरफ। एज अ डॉक्टर फॉर इंस्टेंस, मैं जिस वक्त अपने घर से निकलता हूं तो मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आज मुझे कितने पेशेंट्स मिलेंगे, मकसद ये होता है कि मैंने आज कितनी जिंदगियों के अंदर कुछ बेहतरी क्रिएट की है। यानी मैं डायरेक्टली उसको लिंक करता हूँ इससे कि मेरा मेरा इस काम में इट्स, देखिए मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि दो दो प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जो अपनी नेचर ही में इतने फुलफिलिंग हो सकते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, एक टीचिंग और एक मेडिसिन। ठीक है, टीचिंग में इंसान जिंदगियां बनाता है, मेडिसिन में इंसान जिंदगियां बचाने की कोशिश करता है। यानी दोनों ही आप देखें ना तो इस दोनों में एक डिवाइन एलिमेंट है कि मैं एक कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा हूं या मैं एक प्रोटेक्टिव काम कर रहा हूं, ये दोनों चीजें हैं। तो इस वजह से जिस वक्त मैं उस काम को जिस तरह से अप्रोच कर रहा हूं, उस अप्रोच को ठीक कर लूंगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर मीनिंग पैदा हो जाएगा। सर, आज के हमारे डायसेक्टिंग कोड सेगमेंट की कोटेशन पैब्लो पिकासो की है और वो कहते हैं कि मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर गिफ्ट, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव इट अवे। बहुत खूबसूरत है जी, बहुत ही खूबसूरत। या अल्लाह ताला ने जो मुझे पोटेंशियल दिया है उसको मैं ढूंढूं और फिर उसके बाद उसको लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर दूं, गिव दैट गिफ्ट अवे टू पीपल बेनिफिट। आई थिंक दैट सेज इट ऑल, माशाल्लाह, ग्रेट। सर, आज का हम इख्तिताम डायसेक्टिंग कोड सेगमेंट पे नहीं करेंगे, एक और मैं आपसे चाहूंगा कि आज क्योंकि न्यू ये हमारे इस साल की पहली एपिसोड है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमें अगर अपनी कोई फेवरेट 5 बुक्स बताना चाहेंगे जो आप चाहते हैं कि आपके लिसनर्स इस साल में पढ़ें, या कोई ऐसे ऑथर्स के नेम्स जो आपके बड़े पर्सनल फेवरेट हैं वो, ताकि हम सब भी उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। देखिए, ये असल में टेस्ट बहुत डिफरेंट होते हैं। मेरे ख्याल में कुछ फील्ड्स बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है मेरे लिए। इसमें दो किताबें जो है ना, जो मेरे ख्याल है कि बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं अपने हवाले से, वो एक तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन बाय स्टीवन ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड की किताब है, स्टीवन ब्रुकफील्ड की, वो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। उसकी कोई भी उठा लें आप, उसमें आपको उसके बेसिक मेथड्स पता चल जाएंगे। दूसरी इसी ज़मन में एक किताब है, मुझे उसके ऑथर का नाम इस वक्त बिल्कुल नहीं याद, अभी अभी याद आई है, सोक्रेटिक मेथड उसका नाम है, सोक्रेटिक मेथड। ये दोनों इस फील्ड से रिलेटेड है अगर आपका इंटरेस्ट, यानी अपनी सोच को ठीक रखना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द रिलेटेड बुक्स इज़ मॉर्टिमर एडलर की किताब है हाउ टू रीड अ बुक। यानी ये, मैं मुझे याद है मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में गया हुआ था शायद, टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम में। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके हाथ में कौन सी किताब है, मैंने कहा इसका नाम है हाउ टू रीड अ बुक। तो कहते हैं आज से पहले आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने कहा इसको पढ़ के यही लगता है कि नहीं पढ़ी। तो वो हाउ टू रीड अ बुक इज़ अ गुड बुक। एल्फी कोहन इज़ अ गुड ऑथर मेरे ख्याल में, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट। उसकी एक उधर से अगर शुरू करना चाहें तो पनिश्ड बाय रिवॉर्ड्स उसकी किताब का नाम है, पनिश्ड बाय रिवॉर्ड्स। आई थिंक इज़ अ वेरी गुड ऑथर, और एजुकेशन पे, मोटिवेशन के ऊपर उसका अच्छे अच्छे काम किए हैं उसने। अ, इसके अलावा इवॉल्विंग सेल्फ, रॉबर्ट कीगन की, अगर नफ्सियात से दिलचस्पी हो, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट डेवलपमेंट अप्रोच है इसकी।
आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बुक। और फेवरेट साइमन और सिनेक। क्या, और साइमन सिनेक इज, वो तो आपकी जो है स्टार्टिंग विद वाई, उसकी जो, वो तो इनक्रेडिबल किताब है, बहुत ही इनक्रेडिबल किताब है। मैं समझता हूँ कि वो तो लाइफ चेंजिंग किताबों में से है। वो देखें, और फिर ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, मैन सर्च फॉर मीनिंग। आई थिंक इट इज़ अ बुक विच एवरी पर्सन मस्ट रीड। एक पूरी की पूरी जिंदगी का एटीट्यूड देती है वो, पूरा का पूरा। यानी उन दिन, उन उस वक्त देती है जब ज़िंदगी अल्टीमेटली ब्लीक हो जाती है। उसकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है ज़िंदगी में, मेरा ख्याल है फ्रैंकल की, विक्टर फ्रैंकल की, वो ये कि उसने, बाकी चीज़ों में तो ये तो हम जानते ही थे, काम होता है, यू नो, ज़िंदगी में कुछ काम, आप ऐसे डॉक्टर हैं आप, तो आप मीनिंगफुल, आपका प्रोफेशन मीनिंगफुल है, वोकेशन बना दें इसको प्रोफेशन के बजाय, ये सब कुछ तो हम जानते थे। रिलेशनशिप्स में मीनिंग मिलता है हमें, माँ बाप की खिदमत, बच्चों की परवरिश, ये सब कुछ बड़ा मीनिंगफुल काम है। उसने जो इसमें किया है, सबसे बड़ी चीज़ जो की है, वो ये कि सफरिंग जो है ज़िंदगी की, सफरिंग, सफरिंग जो सफरिंग आपकी कंट्रोल में नहीं है, वो, इट इज़ उसके अंदर मीनिंग तलाश करना है, उसके उसको मीनिंगफुल बनाना है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ज़िंदगी में डेथ को मीनिंगलेस नहीं समझना, ज़िंदगी का हिस्सा है वो, और अगर ज़िंदगी मीनिंगफुल है तो डेथ लाजमन मीनिंगफुल है। ये जो एस्पेक्ट है, इसको उसने कमाल दर्जे पे इस्टेब्लिश किया, एंड आई थिंक दैट ही इज़ अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल ऑथर। अल्लाह ताला आपको इसकी, इस उसकी तालीमात जो है वो ऐसी हैं कि जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आई थिंक दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बुक्स ही। बाकी मैं हर दफ़ा ही कुछ ना कुछ आपसे कोई ना कोई किताब का नाम आ ही जाता है, ले भी लूँगा। देखिए, मेरे ख्याल से इस साल की न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमें ये रखनी चाहिए कि हम हर एक सेशन में लास्टली अब आपसे एक बुक भी पूछा करेंगे, आपकी पर्सनल फेवरेट। हाँ, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया जी, दैट्स अ गुड श्योर आइडिया। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इंशाल्लाह आइंदा एक नए मौजू के अच्छा, साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह इंशाल्लाह, हाफिज। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़ जी।